हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। हम लोग ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या क्या फीचर्स है, और उस फीचर्स के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा, और आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक ये समझ चुके हैं कि प्रत्येक चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर एक उसका इन्फ्लुएंस फील्ड होता है, या एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण होता है, जहाँ तक उस चार्ज्ड बॉडी के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, या ऐसे कहें कि उस चार्ज्ड बॉडी के कारण उस जगह तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका प्रभावी रहता है। उस प्रभावी क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चित्रात्मक रूप से निरूपित करने का सलाह, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, उसको चित्र के रूप में बनाकर दिखाने के लिए सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसको सजेस्ट किया। इसके पीछे उन्होंने दो तर्क दिया। पहला ये कि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के सहारे हम लोग फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन फील्ड लाइंस के डायरेक्शन से आसानी से दिखाया जा सकता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज्ड बॉडी का, तो उसमें किसी बिंदु पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग बता सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से किसी भी फील्ड के किसी बिंदु पर या उसके किसी विशेष क्षेत्र में फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इसको भी हम लोग बता सकते हैं। यानी फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फील्ड लाइंस के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो इस आधार पर फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सजेस्ट किया, और इसको मान्यता भी मिली, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाने लगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और तब हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके चारों तरफ ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। क्योंकि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा और इसको हम नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे फिगर्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि Q है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब इस फील्ड में सपोज कीजिए कि ये इसका फील्ड है, और इस फील्ड में हमने कोई टेस्ट चार्ज ला करके यहाँ पर रखा, +1 टेस्ट चार्ज हम ला करके यहाँ पर रखते हैं। तो चूँकि हम लोग टेस्ट चार्ज के रूप में हमेशा पॉजिटिव चार्ज का ही उपयोग करते हैं, और पॉजिटिव और यूनिट चार्ज का उपयोग करते हैं, इसलिए +1 हम यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं।
तो जैसे ही हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रखेंगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण या इस चार्ज्ड बॉडी के कारण इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड क्यों होगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन के कारण जो है ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसका पाथ ऐसे एक स्ट्रेट होगा और सीधे इस पाथ पर मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज को अगर हम यहाँ रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, या यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें, किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्रकार के स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसमें ऐसे हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं इस बाहर की तरफ कि ये जो चार्ज बॉडी, ये जो पॉइंट चार्ज है वो ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इसको भी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, ये यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज हो गया और ऐसे ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर इसको इस दिशा में रखें तो भी वो ऐसे ही मूव करेगा और इस दिशा में रखें तो भी वो ऐसे ही मूव करेगा। तो ये क्या है, ये जो हमने पाथ बनाया, ये पाथ और भी बहुत सारा होगा, हम यहाँ पर कुछ ही खींच रहे हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, तो ये पाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज रखेंगे तो यूनिट चार्ज इस तरह के पाथ पर वो मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा और डायरेक्टेड आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि बाहर की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर हम जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट जो चार्ज्ड बॉडी लिया था वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लिया था, अगर हम यहाँ पर निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को कंसीडर करें, सपोज कीजिए यहाँ पर निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, इस पर भी चार्ज क्यों हम लेते हैं, और फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा, तो यहाँ पर भी हम लोग जो यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज के रूप में हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही इसको भी रखेंगे तो ये हमारा चूँकि चार्ज्ड बॉडी है तो इसके कारण अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा और ये चार्ज बॉडी जो है इस यूनिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो इस तरह से ये जो चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी इस पाथ पर अंदर की तरफ मूव करेगी, यानी इसको और हम पीछे से भी ऐसे दिखा सकते हैं। यानी अगर ये सपोज करो चार्ज अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक वो इस पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर जिसका डायरेक्शन इस चार्ज बॉडी की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ वो मूव करेगी और इस चार्ज बॉडी तक वो आएगी। तो सिमिलरली अगर ये यूनिट चार्ज जैसे हमने यहाँ रखा उसी तरह से अगर हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें या इसके फील्ड में कहीं पर भी रखें, तो वह हमेशा इसी तरह के स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए इस चार्ज की तरफ अग्रसित होगी, मूव करेगी। तो इस तरह से उस पाथ को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका ऐसे पाथ हो सकता है, ऐसे पाथ हो सकता है, ऐसे पाथ हो सकता है, ऐसे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बहुत सारे पाथ हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम उतना ही ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारा फिगर साफ सुथरा रहे, गंदा ना बने। लेकिन बहुत सारे इस तरह के पाथ हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं उसके फील्ड में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज्ड बॉडी यानी सिंगल चार्ज बॉडी के कारण जो होता है या पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण जो होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए ये जो लाइन या जो पाथ ड्रॉ कर रहे हैं ये पाथ भी चारों तरफ से होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल चारों ओर से। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कोई पॉइंट चार्ज यानी सिंगल चार्ज है, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और ये सिंगल निगेटिव चार्ज है। तो इस कारण ये जो पाथ होगा, जिस पाथ पर ये यूनिट चार्ज फॉलो करेगा वो यहाँ पर स्ट्रेट पाथ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के नज़दीक रख दिए जाए, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक रखेंगे तो अब ये सिंगल चार्ज मिल करके एक सिस्टम ऑफ चार्ज का निर्माण कर लेंगे। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर यहाँ पे अलग अलग है ही, तो ये डाइपोल का भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग
अमाउंट के भी चार्ज हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डाइपोल ही होगा, ठीक है, लेकिन डाइपोल भी ये हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज का निर्माण करेंगे। अब क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो अब यूनिट चार्ज रखेंगे अगर हम यहाँ पे रखते हैं, डैट मीन्स कि हम दोनों चार्जेस के ठीक बीच में रखते हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज होगा Q, हम यहाँ पर भी Q मान लेते हैं, यहाँ पर भी Q मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये डाइपोल बना रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा कि ये वाला चार्ज इसको रिपल्स करेगा, तो रिपल्स करेगा तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन अब इसका भी प्रभाव यहाँ तक पड़ रहा है, तो यहाँ तक पड़ रहा है, तो इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में ये अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इसको भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस प्रकार से ये पाथ जो होगा इसका वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ तक वो जाएगा। डैट मीन्स कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक वो जाएगा -Q चार्ज तक। लेकिन अगर इसी चार्ज को अगर हम उठा करके यहाँ पर रख दें, सपोज कीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला तो इसको रिपल्स करेगा और ये ऐसे जाना चाहेगा, रिपल्स करेगा तो ऐसे इसका डायरेक्शन होगा, बाहर की तरफ रिपल्स करेगा। लेकिन अब यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो फिर इसका जो पाथ का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे। अब वो मुड़ जाएगा, यानी वो जा रहा था ऐसे, लेकिन इसका अट्रैक्शन भी फोर्स लगा और इस प्रकार से ये ऐसे इस पर मुड़ गया और इस डायरेक्शन में ये मुड़ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर इस चार्ज को हम यहाँ कंसीडर करें तो उसका जो भी जो पाथ होगा वो ऐसे हो जाएगा, वो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुल मिलाकर के इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको हम साफ सुथरा बना देते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये निगेटिव चार्ज यहाँ, तो फील्ड तो सब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। तो इस प्रकार अगर इधर कोई चार्ज रखेंगे तो इधर की तरफ मूव करेगा और इसमें इधर की तरफ, और ये ऐसे यहाँ पर मूव करेंगे। यानी जिस तरह जहाँ जहाँ पर चार्ज रखेंगे उसी हिसाब से वो मूव करेंगे और उसी प्रकार का हमको उसके पाथ का डायरेक्शन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पाथ का डायरेक्शन, जैसे सपोज कि हमने यहाँ रखा तो इधर की तरफ वो जाना चाहा, लेकिन ये उसको अट्रैक्ट कर लिया तो इधर वो मुड़ गया। फिर हमने यहाँ रखा तो इधर की तरफ जाना चाहा, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर लिया तो फिर इधर मुड़ गया। यहाँ रखे तो फिर इधर जाना चाहा, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर लिया तो फिर इधर मुड़ गया। लेकिन जो हम यहाँ पे रखेंगे वो इधर की तरफ जाएगा, तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए सीधा इधर की तरफ ये चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फील्ड लाइंस, इस तरह से यहाँ पर ये चार्ज का जो हमने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो टेस्ट चार्ज के मूवमेंट का पाथ इस प्रकार से पाया जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहेंगे किसको, तो हमने जो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने ये लाइंस खींचा, जिस लाइंस के अलोंग ये टेस्ट चार्ज इसमें मूव कर रहा है, उसी लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रेट है, जबकि यहाँ पर ये कर्व्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। स्ट्रेट कब होंगे, तो जब कोई सिंगल चार्ज होगा तो सिंगल चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होगा वो स्ट्रेट होगा। लेकिन जब चार्जेस का सिस्टम हम ले लेंगे, 2 चार्ज 3 चार्ज का जब हम सिस्टम ले लेंगे, तो फिर ये फील्ड लाइंस होगा वो कर्व्ड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 2 चार्ज का सिस्टम लिया हुआ, उसी तरह से 3 चार्ज का भी हम लोग सिस्टम दिखा सकते हैं और इस तरह से वो भी कर्व्ड सिस्टम, कर्व्ड फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो ये जो रेखाएं हम खींच रहे हैं जिस पर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज मूव करता है, इन्हीं रेखाओं को, इन्हीं लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो फिर से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को रखने से जिस पाथ पर वो चार्ज मूव करता है, बल्कि ऐसे कहें कि जिस स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ पर वो मूव करता है, उस पाथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो डायरेक्शन है वो तो फोर्स का डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है और मूव कर रही है आगे की तरफ, जबकि निगेटिव चार्ज पर जो फील्ड लाइंस है वो आ करके यहाँ पर मिल रही हैं। यानी ये फील्ड लाइंस कहीं से आ रही हैं और निगेटिव पर आकर के मिल रही हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज के कारण ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ स्प्रेड हो रही हैं। डैट मीन्स कि ये इसको कह सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड है और ये रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बिहेव्स लाइक अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब वो स्रोत है जिससे ये फील्ड लाइंस निकल करके आ रही हैं। तो पॉजिटिव चार्ज लाइक अ सोर्स चार्ज एंड निगेटिव चार्ज लाइक अ सिंक चार्ज, क्योंकि ये जा करके फील्ड लाइंस वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकली ये तो अनंत तक फैलेंगी, क्योंकि इसको तो रोकने वाला है नहीं, जहाँ तक मर्जी वहाँ तक फैल सकती है, या जहाँ तक जब तक उसको निगेटिव चार्ज ना मिले तब तक वो फैलती जाएंगी। उसी तरह से अगर ये जो निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस आ रही है वो तो निगेटिव पे आकर के ख़त्म हो जा रही है, तो आ कहाँ से रही है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो अनंत से आ रही हैं। भले ही वो पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी हो, लेकिन हम ये कंसिडर करें कि वो अनंत से आ रही हैं और निगेटिव पर आकर के ख़त्म हो जा रही हैं। और पॉजिटिव से क्या हो रहा है कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं और ये फील्ड लाइंस अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सोर्स चार्ज, निगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सिंक चार्ज। और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकली, निगेटिव चार्ज पर जाकर के इंड हो गई, यहाँ से निकली और यहाँ पर इंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर फील्ड लाइंस स्ट्रेट है और यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो ये सब जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस कही जाती है। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में सबसे पहला लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में सबसे पहला ये चीज़ क्लियर हो गया कि फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड होती है और निगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सोर्स चार्ज, निगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सिंक चार्ज। फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। किसी सिंगल चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो होगी वो स्ट्रेट होंगी, जबकि चार्जेस के सिस्टम के लिए फील्ड लाइंस जो होगी वो कर्व्ड हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि इस फील्ड लाइंस की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। यानी यहाँ पर अगर यूनिट चार्ज रखने से उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया और यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का भी डायरेक्शन कहा जाएगा। डैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड और स्ट्रेट होगा। ठीक है, यानी बाहर की तरफ और स्ट्रेट पाथ पे होगा, सीधी होगी। और इसी तरह से निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ होगा और ये भी स्ट्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये फील्ड का डायरेक्शन होगा और यही फोर्स का भी डायरेक्शन है। तो
यहाँ पर हम ऐसे फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्ट्रेट फील्ड लाइन, स्ट्रेट जो फील्ड लाइंस है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कर्व्ड फील्ड लाइंस है, जैसे यहाँ पर हमने कर्व्ड फील्ड लाइंस ड्रॉ हुआ, तो कर्व्ड फील्ड लाइंस में अगर किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट पर फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर चार्ज रखा तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, अगर यहाँ पर हम फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट हमारा ऐसे जाएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। तो जब भी कर्व्ड फील्ड लाइंस हो तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह टेंजेंट का जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पर फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग फील्ड के डायरेक्शन को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है उस जगह पे। यानी बहुत सारे चार्जेस का अगर सिस्टम बन रहा है और उस सिस्टम में बहुत सारे फील्ड्स, बहुत जो भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किसी खास पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग फील्ड लाइंस की सहायता से फील्ड का डायरेक्शन वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। क्लियर है? अब इस फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है इसके रिलेटेड, जैसे किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सपोज कीजिए कि ये दो फील्ड लाइंस है, एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और एक फील्ड लाइंस ऐसे, तो ये दोनों फील्ड लाइंस हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर आकर के क्रॉस कर रही है। तो क्या ऐसा संभव है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस P पॉइंट पर देखें तो P पॉइंट पर फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब सपोज कीजिए कि हम कोई यूनिट चार्ज रख रहे हैं P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पर जैसे यूनिट चार्ज रखेंगे तो किसी एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी दो डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं एक साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती है, यानी टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? बिकॉज कि इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन एट द क्रॉसिंग पॉइंट, यानी जहाँ पर भी वो क्रॉस करेंगी वहाँ पर फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे और दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी ये कभी संभव नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पर फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हमेशा एक ही डायरेक्शन होंगे, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए दो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टी जानते हैं। दो चार्ज, जैसे हमने यहाँ पर ये अनलाइक चार्जेस के बीच हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है, तो ये जो अनलाइक चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पर कर्व्ड है, जबकि सिंगल चार्जेस के लिए फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है। अब इसके भी कुछ मीनिंग है। इसके क्या मीनिंग है कि जैसे ये जो फील्ड लाइंस है, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सिस्टम के बीच जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को मतलब ऐसे कहें कि लेंथ वाइज सिकुड़ने की उसमें टेंडेंसी होती है, कंट्रैक्शन की उसमें टेंडेंसी होती है फील्ड लाइंस में। जैसे सपोज कीजिए कि एक पॉइंट चार्ज हो गया प्लस और एक पॉइंट चार्ज हो गया यहाँ पर माइनस, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे, इसी तरह से ऐसे ये फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बहुत तरह से हम मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे फील्ड लाइंस हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये फील्ड लाइंस जो है इसमें टेंडेंसी होती है सिकुड़ने की,
कंट्रैक्शन की टेंडेंसी पाई जाती है, सिकुड़ने की टेंडेंसी पाई जाती है। और यही कारण है कि इस टेंडेंसी के कारण ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं और एक दूसरे के नज़दीक चिपकने का प्रयास करने लगते हैं। तो अनलाइक चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो इस कारण से होती है कि ये जो फील्ड लाइंस है उसमें सिकुड़ने की टेंडेंसी होती है और इसी कारण से ये प्रॉपर्टी उसमें उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि अगर हम दो लाइक चार्जेस ले रहे हैं, तो दो लाइक चार्जेस लेंगे, तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने दो लाइक चार्जेस लिया, एक ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब क्या होगा कि इसके बीच अगर हम फील्ड लाइंस खींचे तो क्या होगा कि ये वाला फील्ड लाइन जैसे ही आगे की तरफ जाएगा और इधर से भी ये आएगा, तो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है। और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ ही रहेंगी, कोई अंदर की तरफ नहीं है, क्योंकि एक अंदर की तरफ रहता तो पहले से निकलता, दूसरे में जाकर के एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ और इधर से भी बाहर की तरफ, और इस प्रकार से चूंकि ये क्रॉस में नहीं कर सकती है इसलिए फील्ड लाइंस ऐसे जा कर के यहाँ पर मुड़ जाती है। इधर से फिर और भी निकली, ऐसे मुड़ गई, इधर से भी निकली, ऐसे मुड़ गई। तो इस प्रकार के फील्ड लाइंस यहाँ पर बनते हैं। ये वाला पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है, ये वाला भी ऐसे जा रहा है, तो बाकी को हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मुड़ते चले जाते हैं ये फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से फील्ड लाइंस यहाँ पर बनते हैं, से यहाँ पे बन रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर भी फील्ड लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन जो फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेशर लगाती है, लैटरल प्रेशर इसको कहेंगे। फील्ड लाइंस तो ऐसे ऊपर जा रही है, लेकिन ये लैटरल एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है, और इस प्रेशर के कारण इन दोनों के बीच रिपल्सन की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लाइक चार्जेज है। ठीक है, तो अब दोनों ऐसे मुड़ गए, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और इस प्रकार से दोनों ये फील्ड लाइन से एक दूसरे के बीच जो है लैटरल रूप से एक दूसरे पे बीच प्रेशर लगाती है। यानी यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि ऐसे ये लगाती है ताकि सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, क्रॉस नहीं करे, तो ऐसे लगाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये प्रेशर लगता है, और इसी प्रेशर के कारण लाइक चार्जेस के बीच होता है वो रिपल्सन की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरे से वो दूर रहते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो दो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है वो इस कारण से प्रोड्यूस होती है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से शुरू हुई और निगेटिव पर जाकर के एंड हो गई। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सिंक। तो पॉजिटिव से शुरू हुई और निगेटिव पे ख़त्म, निगेटिव से वापस ये पॉजिटिव तक नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये लूप नहीं बना रही है। लूप बनाने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस आ जाती, तो कहते कि ये लूप बना ली, एक सर्कल पूरा हो गया, एक ट्रिप उसका पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिप पूरा नहीं हुआ, वो पूरा एक लूप नहीं बनाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स लूप। ठीक है, ये कभी लूप निर्माण नहीं करती है, इसलिए इसको कहते हैं कि यह एक डिसकंटिन्यूअस कर्व होती है। यानी यहाँ से शुरू यहाँ खत्म हो गई, कंटिन्यूअस नहीं हुई, कंटिन्यूअस रहती तो फिर ये वापस यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर? तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हुए। अब इन सारे प्रॉपर्टीज में हमने फील्ड के डायरेक्शन को समझा है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम फील्ड के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी
प्लेन या किसी सरफेस एरिया को अगर कंसीडर करें जिससे कि फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, तो आसानी से हम वहाँ पर फील्ड के मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं। कैसे इसको बता सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्रकार से ये फील्ड लाइंस ऐसे हम उसके चारों ओर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। इस तरह से ये चारों दिशाओं में ऐसे फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। हमने कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर कोई सरफेस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो सरफेस एरिया है वो इस प्रकार से है कि वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया। यानी सपोज कि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और ये सरफेस ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। तो जो इससे बहुत सारे फील्ड लाइंस इसे होकर के पास करेंगे, जो भी पॉसिबल हो। जैसे यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि 2 फील्ड लाइंस इसे होकर के पास कर रही है। अगर हमने फील्ड लाइंस को और क्लोज खींचा तो कुछ और भी संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी दूरी पर रखा है, तो 2 फील्ड लाइंस हमको ये दिख रहा है कि 2 फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही है। तो यहाँ पर अब फील्ड स्ट्रेंथ को फील्ड लाइंस के साथ कैसे रिलेट करते हैं? तो किसी भी सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया जितनी भी फील्ड लाइंस पास होती हैं वह उस प्लेन पर फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या ऐसे भी हम उसको कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी सरफेस एरिया को कंसीडर करें तो उस सरफेस एरिया के पर यूनिट एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगी वह फील्ड लाइंस की संख्या उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। उसको मैथमेटिकली हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो हमने सरफेस कंसीडर किया, ये सरफेस जो है यहाँ पर इसका हमने मेजरमेंट किया और मान लिया कि ये सरफेस का वैल्यू जो है वो डेल्टा ए है, यानी उसका सरफेस एरिया हो गया वो डेल्टा ए है। और इस सरफेस एरिया से जो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जो पास कर रही हैं उसकी संख्या हो गई डेल्टा एन, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एन, एंड डेल्टा ए बी द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इस टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम इसमें डेल्टा ए से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया थ्रू द सरफेस, ठीक है। यानी उस सरफेस के पर यूनिट एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या निकल जाएगी। तो पर यूनिट एरिया से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या जो होती है यही संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डैट मीन्स कि उस सरफेस पर जितनी ज़्यादा संख्या में फील्ड लाइंस गुजरेगी परपेंडिकुलरली वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस सरफेस को जैसे हमने यहाँ कंसीडर किया तो 2 फील्ड लाइंस पास हो रहा है परपेंडिकुलरली। अगर इसी सरफेस को हम थोड़ा सा और खसका करके नज़दीक ला दें तो हो सकता है कि इस केसेज में 4 फील्ड लाइंस आसानी से पास करेंगे। तो जैसे जैसे फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी जो कि उसको क्रॉस कर रही है उसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली टू द सरफेस डिक्रीज करेगी तो जैसे जैसे डिक्रीज करेगी वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो हम ऐसे सीधे कह सकते हैं कि इस चार्ज्ड बॉडी से अगर हम दूर जाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा और चार्ज बॉडी के नज़दीक आएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ का मान बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज बॉडी के अगर नज़दीक आएंगे
तो परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया से गुजरने वाले फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं। और जब दूर जाएंगे तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से सेपरेट है, रेयरर है, तो इसलिए वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर है, वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक होगा, और जहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से रेयरर है, एक दूसरे से दूरी पे है, वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि आगे चल करके हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे और उस पर आधारित हम गॉसेस थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस चीज़ का यूज़ करके हम आपको इसका एक एप्लीकेशन आपको बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, कोई चार्ज्ड बॉडी है, या स्फेरिकली कोई चार्ज्ड बॉडी है, इस पर चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो चार्ज दिया गया है, तो अब ये चारों तरफ ऐसे इससे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हैं, चारों तरफ ऐसे फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं। सपोज कीजिए बहुत सारे हम कुछ बना रहे हैं। ठीक है, अब ये स्फेरिकल होता है तो चारों तरफ से ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम आर रेडियस का एक स्फीयर की कल्पना करते हैं। आर रेडियस के स्फीयर को एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक गोल। तो हमने एक गोला की रचना किया जिसका रेडियस आर है। ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक आर रेडियस के गोले की कल्पना करते हैं, स्फीयर को कंसीडर करते हैं। तो अब हमको ये बताना है कि इस आर रेडियस का ये जो स्फीयर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस तो इसे पास करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर, तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि ये जो चार्ज्ड बॉडी है, स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी है, इसके सेंटर पे, तो ये चारों दिशाओं में फील्ड लाइंस ऐसे इमिनेट करेगा, बाहर निकलेंगे फील्ड लाइंस से ओरिजिनेट होंगे, और ये फील्ड लाइंस जो होंगे वो सभी इस स्फेरिकल जो सेल है, स्फेरिकल बॉडी जो इसको इंक्लोज किया हुआ है, तो ये जो स्फेरिकल सेल है, गोलीय खोल जो है, उस गोलीय खोल से भी ये फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। डैट मीन्स कि ये पूरी जो फील्ड लाइंस है वो उस स्फेरिकल सेल से होकर के, उसके पृष्ठ से होकर के बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी उसके पृष्ठ से परपेंडिकुलरली गुजरेंगी, क्योंकि हर पॉइंट पर ये फील्ड लाइंस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ से निकली तो फील्ड के देखिए ये यहाँ पर इसके डायरेक्शन इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हर जगह हर पॉइंट पर ये फील्ड लाइंस जो होंगे वो इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो सभी नॉर्मल फील्ड लाइंस होंगे। तो सपोज कीजिए कि टोटल जो फील्ड लाइंस यहाँ पर जो पास हो रहा है इस पूरे सरफेस से, उसकी संख्या n है। पूरे सरफेस से हमने मान लिया कि n फील्ड लाइंस इससे पास किया परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर हम इस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो ये पता चल जाएगा कि यूनिट एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, और यूनिट एरिया से जितने भी फील्ड लाइंस पास होते हैं वह उस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से n/4 पाई स्क्वायर ये जो होगा उस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसमें देखिए n जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये तो पूरा सरफेस से जो पास हो रहा है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा 4 पाई कांस्टेंट है, तो क्लियरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये जो हमने स्फेरिकल सेल लिया इसका रेडियस जितना ही ज़्यादा होगा, यानी स्फेरिकल सेल जितना ही बड़ा होगा फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, और रेडियस जितना ही कम हो यानी स्फेरिकल सेल जितना ही छोटा होगा उसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा।
डैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर इस सेल के अंदर एक और स्फीयर को कंसीडर करें तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इस सरफेस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और बड़े हम स्फीयर को अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करती है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आगे के क्लास में हम लोग इसी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और आज के सेशन में हमने बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ों को, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आगे क्लासेज में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम को हम लोग देखेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए आपके अपने द रॉयल फिजिक्स चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।